गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का देसा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर। रोज़ की तरह आज भी यह क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। सो गाइज, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सभी फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और नए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि देसा एग्रीकल्चर एकेडमी कि यूट्यूब चैनल पर लगातार बैक टू बैक एग्रीकल्चर की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो कि आपकी सभी वनडे एग्जाम जैसे यूपी कैटेट, बीएचयू, आईसीआर, जेट, एमपी पेट मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम हो या फिर बिहार का हो बीसीईसी हो या फिर छत्तीसगढ़ का हो सीजी पैट हो या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कोई प्रतियोगी परीक्षा जिसमें एग्रीकल्चर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी हमेशा यही रहती है कि अगर आप अपना सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो हम आपके लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। और भी हमारी टीम लगी हुई है आपके लिए बेहतर काम कर रही है। कहने का मतलब चाहे सेमेस्टर एग्जाम हो बीएससी एग्रीकल्चर का, उस पर भी हमारी टीम विशेष अपने काम कर रही है। समय आने पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला इस चैनल से है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पर। तो प्लीज़ सभी से हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर देना, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं क्लास को, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन बात बोलना चाहूँगा कि हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे स्टूडेंट, सफलता तो उसी ही व्यक्ति को मिलती है जो लगातार मेहनत करता है, लगातार चलता जाता है और वो कभी थकता नहीं। उस व्यक्ति को निश्चित सफलता मिलती है। और जो भी व्यक्ति मेहनत नहीं करते हैं तो उनको बस वो भीड़ के एक मात्र हिस्सा ही रह पाते हैं और सिलेक्शन की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करें। खैर, बातें बहुत हो गई, करते हैं क्लास को स्टार्ट। भारतीय संसद द्वारा कीटनाशी एक्ट, जिसको बोलते हैं क्या, इंसेक्टिसाइड एक्ट, मतलब जो भारतीय संसद है इसके द्वारा इंसेक्टिसाइड एक्ट जो है ये किस वर्ष पारित किया गया था? 1968 में, 1948 में, 1918 में या फिर 1956 में? बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है ये कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1968 में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। धान की खड़ी फसल में जिंक की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? प्यारी बच्चों, धान की क्रॉप है और अगर वहां पे जिंक की कमी है तो ऐसी स्थिति में कौन सी बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं या फिर वो कौन सी बीमारी हो जाती है? अर्गट रोग। तो प्यारे बच्चों देखो, अर्गट होता है भाई बाजरा का होता है रोग। किसका? बाजरा का। तो ये तो सही नहीं होगा क्योंकि ये बाजरा का रोग है। ये वीट जो है मेरे बच्चों गेहूं का है, तो ये भी नहीं होगा यार। अब झुलसा की बात कर लें, ये तो आलू से संबंधित रहता है। तो भाई बच्चा क्या? खैरा रोग बच्चा। तो राइट आंसर हो जाएगा खैरा बीमारी। क्या उत्तर सही होगा? खैरा बीमारी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कुछ और प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं खैरा बीमारी से संबंधित। बात की जाए कि खैरा बीमारी किस क्षेत्र में ज़्यादा होती है, तो विद्यार्थी जो तराई क्षेत्र होता है, तराई एरिया, जो तराई सॉइल्स होती हैं, यहाँ पे खैरा बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। अब हम सभी जानते हैं खैरा बीमारी का कारण क्या है भाई? जिंक की कमी है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ जो तराई मृदाएं होती हैं वहाँ पे जिंक की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। तो तराई मृदा में जिंक तत्व की कमी पाई जाती है। अगर बीमारी हो जाती है प्लांट्स पर, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे जो प्लांट्स है यहाँ पे इस पर खैरा रोग हो चुका है? तो खैरा बीमारी की जो कमी के लक्षण होते हैं नई व पुरानी, क्या विद्यार्थी? नई व पुरानी दोनों प्रकार की लीव्स यानी जो पत्ती होती है वहाँ पर इसके लक्षण प्रकट होते हैं। तो खैरा बीमारी जिंक तत्व की कमी और जिंक की कमी के लक्षण नई व पुरानी दोनों प्रकार की पत्तियों पर देखने को मिलते हैं। और जिंक तत्व की कमी तराई मृदाओं में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि जो तराई सॉइल्स होती हैं वो मर्सी लैंड्स होती हैं, दलदली टाइप की भी वहाँ पर भूमियाँ होती हैं। तो ऐसे में जो है जो भी उन फसलों को हम खेती कर सकते हैं, उन फसलों की ज़्यादा खेती कर सकते हैं जो पानी बहुत ज़्यादा चाहने वाली होती हैं। ठीक है ना। तो तराई मृदाओं में धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। और प्यारे बच्चों, जो जल वाटर लॉर्ड एरिया होते हैं, क्या? जो जल भराव वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा बना रहता है,
तो वहाँ की कुछ धान की कुछ फेमस वैरायटी है जो परीक्षा में पूछ ली जाती है, जैसे चकिया 59 हो गई, चकिया 59, जलमग्न हो गई, जल लहरी हो गई और जलप्रिय हो गई। ये सारी की सारी प्रजातियां होती हैं धान की, और जहाँ पे पानी ज़्यादा भरा होता है, जल भराव वाले इलाकों के लिए फेमस वैरायटी है धान की। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, आधारी बीज बोले तो फाउंडेशन सीड पैदा किया जाता है। मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो फाउंडेशन सीड है, इसी सीड को तो अपन लोग मदर बीज बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? मदर बीज। और इस प्रकार के जो सीड होते हैं, इनकी टैग का रंग कैसा होता है भाई? सफ़ेद होता है। टैग का रंग क्या है? सफ़ेद, यानी वाइट होता है। ठीक है। अब जो आधारीय बीज है, ये प्रजनक बीज से पैदा किया जाता है। किससे किया जाता है? प्रजनक बीज से। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। प्रश्न नेक्स्ट है कि वायुमंडल से आसानी से नत्रजन स्थापित ना करने वाली दलहनी क्रॉप्स है। मतलब सारी दलहनी क्रॉप्स तो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती हैं, जैसे उड़द व अरहर और सोयाबीन। लेकिन एकमात्र ऐसी दलहन क्रॉप है जिसको बोलते हैं, एकमात्र ऐसी लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं कर पाती है। प्यारे बच्चों, जो वायुमंडल में हमारी नाइट्रोजन कितनी अवेलेबल है भाई? 78+ % के आसपास अवेलेबल है, यानी 78% से ज़्यादा जो है नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में। और नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि में विकास के में सहायक होता है। तो जो भी दलहन जीवाणु होते हैं, इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु यह काम क्या करता है कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण का काम करता है। तो जो यहाँ पे राजमा है, इसकी जो रूट नोड्यूल्स होती हैं उसमें लेग हीमोग्लोबिन बर्डर की अनुपस्थिति होता नहीं है, यानी राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह जो है नाइट्रोजन स्थापित नहीं कर पाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजमा। प्यारे बच्चों, राजमा की एक प्रजाति मात्र है, बढ़िया प्रजाति है, ये परीक्षा में पूछ ली जाती है तो उसको याद रखें, पूसा पार्वती, जो कि राजमा की एक म्यूटेंट वैरायटी है। कैसी भाई? म्यूटेंट। और जो फ्रेंच बीन होता है, इसके सूखे दाने को अपन लोग क्या बोलते हैं? राजमा। वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो फेजियोलस बल्गेरिस। मूव ऑन करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। सभी से हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट, वायुमंडल से आसानी से नाइट्रोजन स्थापित ना करने वाली, भाई वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, राजमा इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। गन्ने की लाल सड़न जो बीमारी है, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, यानी रोग का जो कारक है, ये उपस्थित होता है बीज में है, मिट्टी में है, जलवायु में है, उपरोक्त सभी में। बताएं आप सभी लोग। तो प्यारे बच्चों, जो गन्ने की लाल सड़न जो बीमारी है, इसका जो रोग कारक होता है, ये सीड मटेरियल, यानी जो बीज का जो मटेरियल है, यानी जो बीज जो टुकड़े बुवाई में प्रयोग में लेते हैं, उसी में उपस्थित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बीज में। इसीलिए गन्ने की जो लाल सड़न बीमारी है, यह कोलेक्टोट्राइकम फाल्केटम नामक कवक के द्वारा होती है। कोलेक्टोट्राइकम फाल्केटम नामक कवक के द्वारा यह बीमारी होती है। तो गन्ने की लाल सड़न बीमारी होती है कोलेक्टोट्राइकम फाल्केटम नामक कवक के द्वारा होती है, और यह बीमारी बीज जनित होती है। इसलिए हमेशा हमें बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। किससे उपचारित करना चाहिए? एगलाल या फिर एरिटॉन। ये दो ऐसे फंजीसाइड होते हैं, इनसे बीज को ट्रीट करके हमें बोना चाहिए। तो फिर जो बीज जनित बीमारियां होती हैं गन्ना में, वह बीमारी नहीं होती। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें बस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेहूं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। प्यारे बच्चों, किस स्टेट में गेहूं की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल में की जाती है? उत्पादन की बात करें तो पंजाब से ही होता है ना। अगर उत्पादकता की अपन लोग उत्पादकता की बात करें, खास तौर पर उत्पादकता की, तो उत्पादकता तो भाई पंजाब राज्य की ज़्यादा है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल कहाँ का? तो उत्तर प्रदेश यार। भाई उत्तर प्रदेश जो है क्या है? बड़ा प्रदेश है भाई, तो क्षेत्रफल भी किसका ज़्यादा होगा? उत्तर प्रदेश का होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट,
एक और प्रश्न आपके सामने कि जिंक सल्फेट को किस उर्वरक के साथ मिलाने पर जो जिंक तत्व है इसकी उपलब्धता घट जाती है। प्यारे बच्चों, जिंक सल्फेट यानी जो जिंक सल्फेट है इसको जो है किस उर्वरक के साथ मिलाने पर जिंक तत्व की जो उपलब्धता है वो प्लांट मतलब जो प्लांट है जिंक की कमी हो जाती है। अगर आप मान लो जिंक सल्फेट को किसी उर्वरक के साथ मिलाते हो, खास तौर पर फास्फोरस के साथ उर्वरक जो होते हैं फास्फोरसधारी उनके साथ नहीं मिलाना चाहिए, तो आंसर सही हो जाएगा फास्फोरस युक्त। तो जिंक सल्फेट जो उर्वरक है इसको कभी भी फास्फोरस के साथ में आपको नहीं मिलाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो होता क्या, इससे जो फास्फोरस युक्त उर्वरक के साथ में नहीं मिलाना चाहिए, अगर आपने मिला दिया तो जो जिंक है इसकी अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता जो है उपलब्धता ये कम हो जाएगी। कहने का मतलब आप जिंक सल्फेट दे रहे हो प्लांट ताकि जिंक की कमी को पूरा हो पाए प्लांट में, इसलिए दे रहे हो ना। अगर आपने फास्फोरस के साथ में मिला दिया तो फिर जिंक की मात्रा पौधे को ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। तो हमेशा ये अच्छे से सोच के रखना कि जिंक सल्फेट को किस उर्वरक के साथ में मिलाना नहीं चाहिए, तो फास्फोरस युक्त उर्वरक के साथ में नहीं मिलाना चाहिए। यहाँ पर आपको डीएपी भी दे सकता है क्योंकि डीएपी में 46% क्या होती है, फास्फोरस होती है। तो ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। तो आप होशियार रहिए, सतर्क रहिए, अच्छे से प्रश्न को पढ़ते रहिए। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चंस की थोड़ी सी कटिंग सही नहीं है, फिलहाल ये छूटा हुआ प्रश्न है, तो खैर कोई बात नहीं, इसको अपन लोग स्किप कर देंगे, इसको हम लोग स्किप कर देंगे। नेक्स्ट देख लो, दलहनी फसलों में जो चौड़ी पत्ती वाले वीड्स होती है यानी खरपतवार, इनको नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग में करते हैं। प्यारे बच्चों, दलहनी फसलों में पूछ रहा है, खास तौर पर स्पेसिफिक बात कर रहा है विशेष रूप से, यानी जो दलहन क्रॉप्स होती हैं उनमें जो चौड़ी पत्ती वाले बीड्स होते हैं यानी खरपतवार होते हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। 2,4-D 2,4-5-T का करते हैं। यही तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर हमसे पूछ ले कि दलहनी फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तब तो करते 2,4-5-T का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। अगर जनरली बात करें, सामान्य तौर पर बात करें, मतलब एक समान तौर पर बात करें कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किस खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं, तो आंसर होता है 2,4-D। लेकिन यहाँ पे इसने ये बात तो पूछी नहीं, यहाँ इसने पूछ दिया कि दलहनी फसलों में, क्योंकि दलहनी फसल की जो पत्तियाँ होती हैं खुद चौड़ी होती हैं। अगर आप 2,4-D का यूज करोगे तो पक्का भैया क्रॉप भी नष्ट हो जाएगी, इसीलिए तो इसका यूज नहीं करते हैं। इसलिए दलहनी फसलों में किसका करते हैं, 2,4-5-D का। ठीक है भाई। नेक्स्ट और देख लो आप, एक प्रश्न हमेशा आता है कि ऐसा कौन सा खरपतवारनाशी जो हार्मोन और शाकनाशी दोनों का काम करता है, तब भी आंसर होता है 2,4-D। अगर मात्रा 20 ppm से इसकी मात्रा कम यूज की जाती है, माफ कीजिएगा, अगर इसकी मात्रा 20 ppm से कम यूज की जाती है तो इसका उपयोग होता है हार्मोन्स के रूप में। अगर 2,4-D की मात्रा 20 ppm से कम यूज में लेते हैं तो इसका योग जो है, अब प्रयोग जो है वो हार्मोन्स के रूप में होता है। अगर मात्रा इससे बढ़ा दी जाए यानी 20 ppm से मात्रा ग्रेटर हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो इसका उपयोग जो है अपन लोग 2,4-D की खरपतवारनाशी के रूप में लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आलू में झुलसा रोग यानी ब्लाइट डिजीज जो होती है उसकी रोकथाम के लिए कौन सा रसायन प्रयोग में लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसकी कंट्रोल के लिए अपन लोग डाइथेनियम 45 का यूज करते हैं। नेक्स्ट, और झुलसा बीमारी दो प्रकार की होती, एक होती अगेती और एक होती है पछेती। पछेती जो है फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस नामक कवक के द्वारा होती है, फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस, जबकि अगेती होती है अल्टरनेरिया सोलेनाई। तो अगेती झुलसा आलू में होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक के द्वारा, पछेती झुलसा होता है फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस नामक कवक के द्वारा। और ध्यान रहे, जो पछेती झुलसा ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, यानी लेट ब्लाइट जो होती है यह सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। तभी तो 1845 के आसपास में जो है आयरलैंड में अकाल पड़ गया था, जिसके कारण लगभग 1.25 लाख के आसपास व्यक्ति भूख की वजह से मर गए थे। तो आयरलैंड में दुर्भिक्ष अकाल का कारण क्या था, या आयरलैंड में लोग जो मर गए थे
तो ये लेट ब्लाइट बीमारी के कारण। आता है प्रश्न कि आयरलैंड में दुर्भिक्ष अकाल का कारण क्या था, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो यानी आलू का पछेती रोग, आलू का पछेती झुलसा रोग, जो कि 1845 में महामारी के रूप में फैला था। तो मैं कह सकता हूं कि आयरलैंड की मुख्य खाद्य फसल भी क्या है, आलू। आलू को सब्जियों का राजा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ विद्यार्थियों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को बस लाइक और शेयर करने में कतई कंजूसी मत करना। एमाइड रूप में नाइट्रोजन उपस्थित होती है। तो एमाइड रूप में जो नाइट्रोजन है यूरिया और कैल्शियम सानेमाइड, इन दो में अवेलेबल होती है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, जबकि कैल्शियम साइनामाइड में 21% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो यूरिया विल भी राइट आंसर होगा। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। भारत में कुल कृषि क्षेत्रफल भाई कितना है? भारत में कुल कृषि क्षेत्रफल का मतलब भारत में जो टोटल क्रॉप्ड का एरिया है उसमें जो अबाउट फॉरेस्ट कितने प्रतिशत है, मतलब टोटल जो कृषि क्षेत्रफल है उसमें फॉरेस्ट का क्षेत्रफल कितना है। तो 19% यानी ये बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बोले तो आईसीआर, इसके प्रथम महानिदेशक यानी डीजी डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो डॉक्टर बीपी पाल विल बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और शानदार जवाब है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। भारत को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? प्यारे बच्चों अगर पूछ ले जलवायु क्षेत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया। प्यारे बच्चों हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया, मतलब कि भारत में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं? तो कितने होते हैं? मैंने हमेशा कहा कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करें, समझना, ए फॉर एग्रो क्लाइमेटिक की बात करें तो है 15, और यही जोन यूपी में कितने हैं? 9 हैं। यही जोन यूपी में कितने हैं? 9। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन यूपी में है 9 और इंडिया में 15। लेकिन अगर कभी कभी प्रश्न परीक्षा में ये ना पूछ दे और कह दे कि एग्रो इकोलॉजी जोन कितने, एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने, मानी मतलब कृषि परिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, तो आंसर होता है 20। इस प्रश्न को आप गांठ में बांध लेना। लेकिन हमसे एग्रो क्लाइमेटिक पूछा है, एग्रो क्लाइमेटिक पूछा है, इसलिए 15 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थापित करने के लिए एजोटाबैक्टर का प्रयोग करते हैं किन क्रॉप में करते हैं भाई? तो देख लो आपके सामने, धान, गेहूं, चना, अरहर, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, चना एवं अरहर में तो करते हैं राइजोबियम का, तो ये तो सही नहीं होगा। तो दोनों वाली बात तो खत्म हो गई और ये बात अपने आप में खुद में खत्म हो गई क्योंकि एजोटाबैक्टर का पूछ रहा ना। तो धान और गेहूं विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्लीय मृदा में फसल के लिए सबसे प्रभावकारी फास्फेटिक उर्वरक है, बताइएगा। सिंगल सुपर फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, रॉक फास्फेट, उपरोक्त सभी। बताएं आप सभी लोग, बताएं आप सभी लोग इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या रहने वाला है? तो प्यारे बच्चों सिंगल सुपर फास्फेट की बात की जाए एसएसपी की, तो एसएसपी में 12% सल्फर प्रेजेंट होता है और 16% फास्फोरस। एसएसपी की बात की जाए सिंगल सुपर फास्फेट की, तो इसमें जो है 12% तो होता है सल्फर, है कि नहीं, और जो इसमें 16% होता है वो होता है फास्फोरस। जबकि डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट में 2 तत्व होते हैं, 18% होता है नाइट्रोजन और 46% क्या होती है? फास्फोरस होती है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अम्लीय मृदा में फसल के लिए सबसे प्रभावकारी जो होता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रॉक फास्फेट का यूज करते हैं अम्लीय सॉइल को रिक्लेम करने के लिए। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, एल्यूवियल मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है? 0.10 से 0.30, 0.34 से 0.77%,
1.25 से 2.80%, 3.60 से 4.80%। बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करें। इस प्रश्न का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करें। सबसे पहली बात कि भारत में जो मृदा है, पहली बात कि जो एलुवियल सॉइल है, यह गंगा के मैदानी मतलब नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है और अच्छी मिट्टी होती है। तो भारत में इस मिट्टी का क्षेत्रफल जो है सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी यह मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, क्योंकि एलुवियल सॉइल को ही जलोढ़ मृदा कहते हैं, जलोढ़। और इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है 0.34 से 0.77%। नेक्स्ट, गेहूं की करनाल बंट बीमारी होती है, इसकी रोकथाम के लिए बीजोपचार हेतु सबसे उपयुक्त रसायन पूछ रहा आपसे, कैप्टन, बेबिस्टन, वीटावैक्स, एग्रोसन, जीएन। बताएं आप सभी लोग राइट उत्तर क्या रहेगा। राइट उत्तर क्या रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपके बीच में चल रही है भाई। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एग्रोसन जीएन। एग्रोसन जीएन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करनाल बंट बीमारी नियोवासिया इंडिका नामक कवक के द्वारा होती है। जब यह बीमारी खेत में हो जाती है तो सड़ी मछली जैसी बदबू आती है, जो कि ट्राइमेथाइल एमीन के कारण आती है। ठीक है, और सबसे पहले यह बीमारी करनाल हरियाणा में खोजी गई थी, साइंटिस्ट थे मित्रा। इसी कारण इस बीमारी का नाम रख दिया गया करनाल बंट। एक होता पहाड़ी बंट जो कि टिलेटिया इंडिका नामक कवक के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में कौन सा तत्व वायुमंडल द्वारा मृदा में इकट्ठा होता। भाई नाइट्रोजन कहाँ गया, ये रहा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अधिकांश पौधे मृदा से नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। भाई अधिकांश की बात करें तब तो नाइट्रेट सही होता है, लेकिन धान व आलू दो ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो मृदा से नाइट्रोजन को जो है बच्चों अमोनिकल फॉर्म में ग्रहण करती हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। अमोनिया से नाइट्राइट तथा नाइट्राइट से नाइट्रेट परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन से सूक्ष्म जीवों का समूह जिम्मेदार है। भाई मैंने हमेशा कहा नाइट्रोबैक्टर का यूज तो तभी होगा जब हर जगह पे एन आएगा, मतलब 3n आ गया। नाइट्रोबैक्टर का यूज तभी होगा जब हर जगह पे एन आएगा। तो ये नाइट्रोबैक्टर से देख लो नाइट्राइट हो गया, इससे नाइट्रेट हो गया, मतलब ये क्रिया होने के लिए नाइट्रोबैक्टर जरूरी है। नाइट्राइट से नाइट्रेट बनना नाइट्रोबैक्टर, और अमोनिया से नाइट्राइट नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, और जो यह क्रिया होती है यह क्या कहलाती है, तो यह क्रिया कहलाती है नाइट्रीकरण। क्या बच्चों, यह क्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रीकरण। ठीक है, और नाइट्रीकरण एक ऑक्सीकरण क्रिया होती है, ऑक्सीकरण क्रिया होती है। यह क्रिया होने के लिए तापमान की बात की जाए तो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 बहुत ही बढ़िया माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर आज की क्लास आपको बहुत ही जानदार लगे तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और लाइक करने में कतई कंजूसी मत करना, और न्यू फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर ऐसी क्लासेस चलती रहती हैं। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन से आज की क्लास का, फास्फोरस का सबसे प्रभावकारी उपयोग निम्न के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब 21 दिन की अवस्था पर छिड़काव अगर किया जाए तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। बुवाई के समय छिड़क कर, ये बात भी मुझे कोई खास अच्छी नहीं लगी है। पत्तियों पर छिड़काव द्वारा, ये बात भी अच्छी नहीं है। बच गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। जब भी आप सीड की सोइंग करते हो कोण में, तो उसी समय कोण में ही इसकी बुवाई, अगर कोण में ही आप फास्फोरस को देते हो तो ये ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि फास्फोरस बच्चों क्या है कि ऊर्जा स्थानांतरण में मदद करता है, और यह जड़ों की वृद्धि एवं विकास में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो रूट के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा हेल्प करता है फास्फोरस। तो गाइज आज की क्लास यार यहीं तक। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ यार, एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर कर देना, क्लास बंद हो रही है, कि क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी क्लास लगती हो तो क्लास की विशेषता के बारे में बताना है। अगर कुछ कमी है, कोई त्रुटि है, क्लास आपको कम पसंद आ रही तो भी आपको बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।